तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो अब हम यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स को समझ लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी संदर्भ में अब हम यहाँ पे जो टूल्स एंड टेक्निक पार्ट में जो हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसमें हम प्राइमरी फोकस होने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने बताया था कि जो हम अगला लेक्चर आपको देने वाले हैं वो एलाइजा होने वाला है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके डिराइव किए जाते हैं एग्जाम में, और एलाइजा जब आप पढ़ते हैं तो उसी से ही एक मिलता-जुलता ही एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिया बोलते हैं। तो एलाइजा पढ़ने से पहले बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही छोटा-सा एक्सपेरिमेंट होता है, छोटा-सा टेक्निक होती है जिसको हम रिया बोलते हैं। तो हम सबसे पहले रिया को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एलाइजा पर आएँगे। राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एंटीबॉडी एसे जो कि आप एसे इसको जो भी ये टेक्निक होती है इसको हम एसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू सॉलिड फेज सपोर्ट। तो कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि ये जो ऐसे होते हैं इसमें आप किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं या एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, बट जो सारा कार्यक्रम होता है वो किसी सॉलिड फेज सपोर्ट पे होगा। मतलब आपको कुछ तो एक सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर आपने कभी लैब वगैरह में कार्य किया होगा तो आपने वहां पे 96 वेल प्लेट अगर आपने देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी होगी तो बेसिकली ये सारे एसेस जो होते हैं, एलाइज़ा होता है या कुछ भी होते हैं, वो 96 वेल प्लेट टाइप के एसेस में किया जाता है, जो कि एक गोल-गोल इस तरीके से आपको पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक सॉलिड फेज़ होता है, जहाँ पे उसको कोट कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था, बाकी अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, जहाँ पे उन्होंने इस लाइन में बहुत ही अच्छी बात बोली है कि ए बाउंड टू सॉलिड फेज सपोर्ट आपको चाहिए होता है, जो कि आपके माइक्रो टाइटर प्लेट्स हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप स्लाइड हो सकती है या बीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है? तो इस तरीके का आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है। रेडियो इम्यूनो एसे जो होता है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम रिया बोलते हैं। ऑलवेज रेडियो इम्यूनो एसे आर यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिलेवेंट प्रोटीन एंड हार्मोन इन द बॉडी फ्लूइड। तो बेसिकली ये आपका प्रोटीन और हार्मोन को मेजर करने के लिए होता है बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है? तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है। ऑल्दो मैनी रेडियो इम्यूनो एसे हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द एंजाइम बेस्ड इम्यूनो एसे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि करंट में इनका कहने का मतलब है कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्निक्स आपकी चल रही है, उसमें रिया को रिप्लेस करके एलाइज़ा या एंजाइम बेस्ड जो इम्यूनो एसे होते हैं, उनको प्रेफ़र किया जाता है। ठीक है? अब उसके जो सबसे मेन रीज़न होता है, चूँकि यहाँ पे जब आप रेडियो इम्यूनो एसे करते हैं, तो यहाँ पे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पता है कि जो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये एक्स-रे के माध्यम से अपना काम करती हैं, और जो कि क्या करती हैं, म्यूटेशन कॉज़ कर सकती हैं, ठीक है? जो कि क्या कर सकती हैं, आपके बहुत सारे डिज़ीज़ कॉज़ कर सकती हैं। तो इसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, तो आप खुद भी एक डिज़ीज़ के गिरफ्त में आने के बहुत ज़्यादा आप उसके रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे टेक्निक्स में जहाँ तक पॉसिबल होता है, आज के दौर में रेडियो एक्टिविटी वाले सब्सटेंस को कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो उसी तरीके से बहुत सारे टेक्निक्स जो हैं, उनको अगर कोई आपका एंजाइम कलर्ड, मान लीजिए कि आपने कोई सबस्ट्रेट डाला और वो एंजाइम वर्क करके कलर्ड प्रोडक्ट दे दिया, तो वो अच्छी चीज़ है। उसके हमने क्लोरोमेट्री से हमने उसके अमाउंट को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे यही बात बोली गई है कि एंजाइम बेस्ड इम्यूनो एसिड से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इवेंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि 1960 में 2 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम बर्सन एंड येलो, ये 2 नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम एसे बर्सन एंड रॉसन येलो है। डिजाइन एंड एक्सक्लूसिवली सेंसिटिव टेक्निक, समझ रहे हैं? और ये वर्ड को याद रखिएगा। कभी भी क्या होता है कि आप जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके डीबीटी 2022 में भी पूछा गया था कि कौन सी, जब हम कोई टेक्निक कर रहे हैं तो हम मान लीजिए कि कोई आपका कोई मान लीजिए कि कोई आपका चीज है, मान लीजिए कि वो 1 माइक्रोमोलर है, ठीक है, और आपका मान लीजिए कोई नैनोमोलर है। तो कोई एक टेक्निक से अगर आप 1 माइक्रोमोलर तक अगर आप डिटेक्ट कर पाते हैं कंसंट्रेशन को, और किसी टेक्निक से आप नैनोमोल तक भी डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम यहाँ पे स्पेसिफिसिटी बढ़ा रहे हैं। ये स्पेसिफिसिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। मतलब उसने सेंस किया, समझ रहे हैं? तो जिसकी जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो उतनी अच्छी चीज़ है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई एक एंटीजन है, समझिए इस बात को, वो नैनोमोल में है, यानी कि 10 की पावर -9 में है, ठीक है?
आपने क्या किया, आपने कोई एक टेक्निक ऐसी बनाई या कोई ऐसी टेक्निक का आप उपयोग कर रहे हैं, जो केवल 10 की पावर -6 तक डिटेक्ट कर सकती है। अब आपने क्या किया कि आप उस टेक्निक के माध्यम से उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मान लीजिए कि आपने एचआईवी टेस्ट किया, सपोज़ दैट मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? अब आपने क्या किया कि 10 की पावर -6 उस टेक्निक की एफिशिएंसी थी या सेंसिटिविटी थी, लेकिन वो बॉडी में आपके और ज़्यादा माइन्यूट फॉर्म में वो एंटीजन पड़ा हुआ था। अब इस टेक्निक के माध्यम से ये 10 की पावर -9 तक तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता था। उसने केवल उसकी क्षमता जो थी वो 10 की पावर -6 थी। आपने टेस्ट किया, आपने बोला कि नहीं भैया इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्या है कि उस व्यक्ति में वो एंटीजन है, वो डिज़ीज़ है। तो इसी वजह से कोई भी टेक्निक जितनी ज़्यादा आपकी सेंसिटिव होती है, मतलब उसको सेंस करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, वो उतनी ही बढ़िया होती है। तो जब ये रियलाइज़ किया गया, जब हालाँकि एंजाइम लिंक्ड टेक्निक नहीं थी हमारे पास, तो रिया जो थी वो बहुत ही बढ़िया टेक्निक थी और उसकी जो खूबसूरती थी, वो यही था कि इसमें जो सेंसिटिविटी टेक्निक जो होती थी, ये बहुत बढ़िया थी इसकी, ठीक है? अब ये क्या करता था, डिटरमाइन किया था इन दोनों ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने लेवल ऑफ इंसुलिन या एंटी इंसुलिन कॉम्प्लेक्स इन द डायबिटिक पेशेंट। तो कुल मिला के ये आपको हिस्टोरिकल इवेंट याद रखना है कि डायबिटिक के केस में इन्होंने इंसुलिन वगैरह के लेवल को देखा था। द टेक्निक सून प्रूव्ड इट्स वैल्यू फॉर मेजरिंग हार्मोन। अब इस टेक्निक से आप क्या-क्या मेजर कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। हार्मोन कर सकते हैं, सीरम प्रोटीन करते हैं, ड्रग करते हैं, विटामिन्स के लेवल को करते हैं, ठीक है? एट लेवल दैट वर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लोवर दैन हैड प्रीवियसली बीन डिटेक्टेबल, मतलब जो कि बहुत कम लेवल तक डिटेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब इनको हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं रिया के माध्यम से। देयर अकम्प्लिश्ड वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1977 में इन्होंने किया। हालाँकि यहाँ पे 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिसमें से बर्सन की डेथ हो गई थी बाय द अवार्ड ऑफ ए नोबेल प्राइज़ टू येलो। येलो को नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो यानी कि आईसीएमआर का जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपकी तैयारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आईसीएमआर वगैरह में नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो रिया से संदर्भ में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, किसने डिस्कवरी किया, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बर्सन और येलो ने किया था। येलो को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि बर्सन की डेथ हो गई थी। 1977 में इनको इस कार्य के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। The key to understanding the significance of this technology breakthrough to realize that prior to the development of यहाँ पे आप देख सकते हैं development of the RIA, the concentration of many biological relevant protein and hormone in body fluids were too low to detect by any known method। समझ रहे हैं? तो इस जो टेक्निक डिस्कवर हुई उसके पहले की जो टेक्निक थी उनकी ड्रॉबैक क्या थी कि वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। Rather than representing merely an alternation in the sensitivity of stabilization of assay, the RIA therefore possible to measure substance that had been undetectable to any quantitative methodology। तो ये पैराग्राफ आप याद रखिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन अगर ऐसे डराइव करके पूछे या कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि रिया में ऐसा क्या चीज था, तो रिया टेक्निक के माध्यम से ऐसी चीजों को भी हम डिटेक्ट कर ले रहे थे जो पहले जो टेक्निक बनी थी उस टाइम पर वो नहीं कर पा रही थी। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि येलो ने आखिर किया क्या था। तो येलो और बर्सन ने जो ऐसे किया था उसमें इन्होंने किया क्या था, यहाँ पे जो डेवलप किया था बहुत ही रैपिड और रिलायबल टेक्निक थी। ऑल वेरिएशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव लेबल्ड एंटीबॉडी या एंटीजन and a method by which to separate antigen antibody complex from unbound antigen. We will describe one such assay here, but here many way to use this methodology. Most RIA still is used based on the binding of antigen antibody। तो रिया जो टेक्निक होती है ये जो होती है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है, जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे इस बात का आंसर दिया गया है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे आधारित होता है, जो कि एक सॉलिड फेज सपोर्ट पर होता है। वो सॉलिड फेज आपका क्या हो सकता है, पॉलीस्टायरीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं जो कि माइक्रो टाइटर प्लेट पे लगे होते हैं, ठीक है? रेडियो एक्टिव लेबल दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़्ड किया जाता है वो आयोडीन 125। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी जब भी आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि बहुत सारे आपके यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रोंटियम होता है, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, तो कौन से आयोडीन को हम यूज़ करते हैं? तो आयोडीन 125 को इन्होंने यूज़ किया था जो कि बाइंड करता है एक्सपोज्ड टायरोसिन रेसिड्यू ऑन द प्रोटीन, मतलब जो भी आपका एंटीजन है, जो भी आपका प्रोटीन है, उसके टायरोसिन पर जाके बाइंड करता है। और हालाँकि ये भी समझने भी बहुत आसानी है, अगर आप कभी थायराइड हार्मोन अगर आपने पढ़ा होगा, उसकी बायोसिंथेसिस जब आपने देखी होगी, तो थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपने ये ब्रेक भी सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है? वो इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि वो थायराइड की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और जब आप इसके स्ट्रक्चर में जाएँगे तो जो आपका थायरॉक्सिन वगैरह हार्मोन होते हैं
उसका जो आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है तो उसके ओएच ग्रुप पर जाके बाइंड करता है। ठीक है? तो ये बात वहीं से आई हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कुल मिला के उन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्निक डेवलप की, रैपिड थी, रिलायबल थी, सेंसिटिविटी थी और इन्होंने जो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया था, चूँकि नाम में ही स्पष्ट है, रिया था यानी कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस को इस्तेमाल किया था और सॉलिड फोर्स सपोर्ट जो आपका होगा वो किसका बना होगा? पॉलीस्टायरीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होगा। ठीक है? इन्होंने आयोडीन 125 को यूज़ किया जो कि बाइंड कर रहा था टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ द प्रोटीन। द गोल ऑफ द एप्लीकेशन वी विल डिस्क्राइब इज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर साइटोकाइन। तो इन्होंने पर्टिकुलर साइटोकाइन इन द ब्लड में देखा। ठीक है? हालाँकि ये चार्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप कोई भी मान लीजिए कि आपने कोई भी अगर आपने टेक्निक पढ़ी होगी, मान लीजिए कि अगर आपने लॉरी पढ़ा होगा प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए, ब्रैडफोर्ड पढ़ा होगा, ठीक है? या बीसीए कुछ भी अगर आपने अपने बीएससी, एमएससी लेवल पे जो आप करते किए होंगे, समझ लीजिए वैसा ही ग्राफ है। ठीक है? जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप स्टैंडर्ड प्लॉट करते हैं, मतलब डिफरेंट-डिफरेंट जिसके आपका नोन होता है और आप अपने अननोन सैंपल को डालते हैं, तो जहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी अननोन की वैल्यू मिलती है, आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा हमने बीयर-लैम्बर्ट लॉ के टाइम पे देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड साइटोकाइन होगा, जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका सैंपल होगा, जो कि अनलेबल्ड होगा और कंसंट्रेशन ऑफ लेबल्ड साइटोकाइन होंगे, जो कि आपके वेल में होंगे। आयोडीन 125 का यूज़ किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव सॉलिड फेज रेडियो इम्यूनो एसे टू मेजर साइटोकाइन कंसंट्रेशन इन द सीरम। एंटी साइटोकाइन एंटीबॉडी यूज्ड किया जाता है जो कि रिया की प्लेट को कोट कर देंगे। मान लीजिए कि आपका जो ये इसको समझिए, ऐसे समझिए, रिया की मान लीजिए कि ये जो आपकी प्लेट है, तो इसको पहले हम क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी से कोट कर देते हैं, जो कि एंटी एंटीबॉडी है, मतलब उस पर्टिकुलर के लिए एंटी है, जहाँ पे वो आपका सब्सटेंस आके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? राइट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एंटी साइटोकाइन जो उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी उसको हम क्या करते हैं, कोड कर देते हैं। स्टैंडर्ड कर्व आपको मिलेगा बाय एडिंग इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अनलेबल्ड साइटोकाइन टू ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लेबल्ड साइटोकाइन। एक्सपेरिमेंटल सैंपल को आप ऐड करेंगे डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट में। हालांकि अब इसको भी आप समझ लीजिए, रिसर्च की बात होती है, जब कभी भी आप अपने सैंपल को ऐड करते हैं तो आप डबलेट में करते हैं मोस्टली। ठीक है? डबलेट में करते हैं या ट्रिपलेट में करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर आपने केवल अपने सैंपल को एक-एक वेल में माला, मान लीजिए कि आपको आपका ये सैंपल 1 था, ये आपका सैंपल 2 था, ये आपका सैंपल 3 था। अगर आपने एक-एक वेल में केवल डाला है, तो मान लीजिए कि हो सकता है कि इसकी रीडिंग आपकी मुताबिक नहीं आई, तो आपकी चीज़ें खराब हो गई। लेकिन अगर आपने डबलेट में लिया है, तो आप क्या करते हैं, आप इनका एवरेज ले लेते हैं। अगर आपने ट्रिपलेट में लगाया है, तो उससे और आसानी होती है कि कोई अगर एक आउटलायर अगर आता है, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 2 आई और इसकी वैल्यू 3 आई, तो आप क्या करोगे, इस 3 को नहीं कंसीडर करोगे और 2 को लेकर इनका एवरेज ले लोगे। तो कम से कम आपको आउटलायर हटाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप डबलेट या ट्रिपलेट में अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। मतलब उसको साथ ही साइमल्टेनियसली आप चलाएँ। ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है एज़ द अनलेबल्ड साइटोकाइन आउटकम द लेबल्ड फॉर्म ऑफ बाइंडिंग द प्लेट, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ साइटोकाइन इन द एक्सपेरिमेंटल सैंपल कैन देन बी मेजर्ड बाय, आप स्टैंडर्ड कर्व से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका कंसंट्रेशन जो कि आपका दिया गया है अनलेबल्ड साइटोकाइन का है, जो कि नैनोग्राम में है और इसके यहाँ पे जो प्लॉट किया गया है रेडियो एक्टिव लेबल। तो कहने का मतलब है जिस पोज़ीशन पे आपको जैसा कर्व आपको दिखेगा उससे आप अपने वैल्यू को पुट कर लेंगे, राइट? इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे ये पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप साइटोकाइन की वैल्यू को देखते हैं। नोन अमाउंट ऑफ रेडियो लेबल साइटोकाइन ऐड किया जाएगा, कंट्रोल वेल में डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। स्टैंडर्ड कर्व जो कि अनलेबल्ड साइटोकाइन होगा, जो कि इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है। इसके बाद इन सारे स्टेप में हम क्या करते हैं, washing off the unbound material and measuring the radioactive in individual well, as more unlabeled antigen compete with the labeled antigen, less and less radio labeled cytokine will bind करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आपका पर्टिकुलर मान लीजिए कि आपने सैंपल को ऐड किया, उसके बाद 1 घंटे के लिए आप मान लीजिए कि छोड़ देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है? ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल होता है। जब आप फर्दर कभी इस लैब में जब आपका एक्सपोज़र होगा तो आप जाएँगे, तो आप जब ये पर्टिकुलर मान लीजिए कि आप एलाइज़ा की किट को ऑर्डर करेंगे या रिया की किट को ऑर्डर करेंगे, तो पूरा एक प्रोटोकॉल दिया होता है, ठीक है? तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है, यही तो है।
ठीक है? अब एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्ट करने के लिए कुछ तो टाइम दोगे, तो इन पूरे प्रोसीजर में क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब आपने अपने सैंपल को डाला, तो तुरंत तो है ना कि तुरंत ही डाल दिया, तुरंत जाके रीडिंग ले लोगे। उसको बाइंड करने के लिए समय तो दोगे ना, तो वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर मान लीजिए कि 90 मिनट का इंक्यूबेशन होता है, कभी 60 मिनट का होता है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसीजर होती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। वो आप पर्टिकुलर चीज़ों को वहाँ पे सीखेंगे, जिससे क्या होता है बाद बीच में आप क्या करते हैं, वॉशिंग ऑफ करते हैं, आपको वॉश बफर वगैरह दिया जाता है, ताकि कोई चीज़ें अगर अनबाउंड की हैं, मान लीजिए कि वो सही से बाइंड नहीं की हैं या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली प्रोटीन नहीं है, तो वो क्या हो जाएँगी, वॉश आउट हो जाएँगी। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो बाद में आप समझेंगे, बस आप इतना ध्यान रखेंगे, एलाइज़ा हो या रिया हो, बीच में आप वॉशिंग ऑफ स्टेप करते हैं, मतलब आपको वॉश बफर आपको एक पर्टिकुलर किट में दिया जाता है जिसमें एक वॉश बफर होता है, तो आप अपने सैंपल को रिमूव करते हैं और वॉश बफर से 2 या 3 से 5 बार क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। ठीक है? तो बहुत ही सिंपल वे था। इसके बाद आपने पर्टिकुलर साइटोकाइन के वैल्यू को यहाँ पे मेज़र किया गया, जो आपको फिगर में दिखाया गया था। इसके बाद वन कैन मेज़र आइदर एंटीजन या एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको एंटीजन निकालना होगा तो आपको एंटीबॉडी कोट करनी होगी, एंटीबॉडी निकालना होगा तो वो एंटीजन कोट करना होगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको इस पावरफुल टेक्निक है, एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैपेबल ऑफ सेंसिटिविटी इन द पिकोग्राम रेंज तक आपको ये कंसंट्रेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नैनोग्राम है, और अगर कुछ बहुत अच्छी सेंसिटिविटी टेक्निक होगी तो वो पिकोग्राम तक भी आपको कंसंट्रेशन देती हैं। इसके अलावा प्रोलिफरेशन ऑफ रियाज केम इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कंसर्न अबाउट द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज जनरेटेड बाय द रिसर्च एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी। आप किसी लैब में काम कर रहे हैं और कोई टेक्निक अगर आपके रेडियो एक्टिविटी कंपाउंड या रेडियो एक्टिविटी किरणों को निकाल रही है, तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो ये जो था, इस टेक्निक में सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था, बट ये जो ड्रॉबैक था, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न का विषय था, एक चिंता का विषय था। राइट। तो इस चीज को बाद में इसको क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है एसोसिएटेड रिस्क टू टेक्निकल स्टाफ एंड द इन्वायरमेंट। तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि रिया में भैया सारी चीजें अच्छी थी, तो किस वजह से हमको रिया टेक्निक को रिप्लेस करना पड़ा कोई एंजाइम लिंक टेक्निक से? तो इसी वजह से करना पड़ा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी टेक्निक जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। हमको मजबूरी में कभी हमें करना पड़े वो एक अलग विषय है, या हमारी डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हम इस टेक्निक पर गए, वो सही है। बट जैसे-जैसे हम एडवांस होते गए, अगर हमारे पास उसका कोई अल्टरनेट माध्यम है, तो हम क्या करेंगे, हम रेडियो एक्टिविटी टेक्निक से बचेंगे, समझ रहे हैं? तो इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया, जो कि आपका एंजाइम लिंक्ड ऐसे था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलाइज़ा बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। बाकी ये जो हैं, ये आपकी फीमेल साइंटिस्ट थी, येलो थी, इनको याद रखिएगा, बर्सन एंड येलो, इनका 2 नाम है। 2 साइंटिस्ट थे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। इनको याद रखिएगा, 1977 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपसे सीएसआईआर में भी सेक्शन बी में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये आपको मिल सकता है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, जो कि हमने अभी तक समझा है, तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं। कुल मिला के अब हम यहाँ पे जो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, वो हम एलाइज़ा पे जाने वाले थे, लेकिन एलाइज़ा पढ़ने से पहले हमें क्यों एलाइज़ा की आवश्यकता पड़ी, या क्यों हमें एंजाइम लिंक टेक्निक की आवश्यकता पड़ी, उसको समझने के लिए हमने रिया देखा। रिया के नाम में ही रेडियो इम्यूनो ऐसे है, इसको मैं आपको जल्दी से आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ, क्या-क्या मोटी-मोटी बातें हमने समझी, ठीक है? तो रिया के नाम में ही लगा हुआ है कि ये आपका क्या है, आपका रिया जो है ये आपका रेडियो इम्यूनो टेक्निक है। इस वजह से इसका ये ड्रॉबैक था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इससे हम क्या-क्या मेज़र कर सकते हैं, प्रोटीन एंड हार्मोन्स के लेवल को मेज़र करते हैं बॉडी फ्लूइड में। इस टेक्निक को डिस्कवर किया कौन था? बर्सन एंड येलो, 2 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, याद रखेंगे। इस टेक्निक मतलब ये जो टेक्निक थी, या जो इसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़िया थी, ठीक है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, उस बात को हमने समझ लिया, ठीक है? इस बात को हमने समझ लिया कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आपका इससे आप क्या-क्या चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, हार्मोन कर सकते हैं, सीरम प्रोटीन कर सकते हैं, ड्रग कर सकते हैं, विटामिन कर सकते हैं। इसके अलावा बर्सन साहब की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद येलो मैडम को क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया, 1977 में दिया गया इस कार्य के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इनकी पिक्चर लगी हुई है। इसके अलावा जो इन्होंने पर्टिकुलर इन्होंने जो अपना जो इसको डेवलप किया था, उस टाइम पर इन्होंने डायबिटिक डायबिटिक कंसिस डायबिटिक कंसि कन कंडीशन में इंसुलिन के लेवल को मेज़र किया था। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम समझने के लिए जो एग्ज़ाम्पल लिया हमने, मान लीजिए कोई हमें साइटोकाइन के लेवल को देखना है, वो हम कैसे देखेंगे? हमने आयोडीन, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो आयोडीन 125 है। सॉलिड फेज सपोर्ट जो होता है, वो आपका पॉलीस्टायरीन होता है। इसके अलावा इसकी जो जो उस ज़माने में जो भी टेक्निक अवेलेबल थी, उनसे बढ़िया इसकी टेक उससे बढ़िया इनकी क्या थी, सेंसिटिविटी थी, रैपिड थी, रिलायबल थी।
ठीक है? बाकी जैसे आपका नॉर्मल होता है, लॉरी होता है, ब्रैडफोर्ड होता है, उसी तरीके से आप एक स्टैंडर्ड प्लॉट करेंगे और अपने अननोन सैंपल को आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो और चीज़ें आपको समझनी थी, वो आपको ये समझनी थी कि जब भी कोई ऐसी टेक्निक करते हैं, तो वो आपको किट में दिया जाएगा, वॉश बफर होता है, उससे हम बीच में वॉश कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपका अनबाउंड सैंपल जो होगा वो रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे अगर कोई बढ़िया टेक्निक रहती है, तो नैनोग्राम या पिकोग्राम रेंज तक वो आपको मेज़र कर लेती है, लेकिन साइंटिस्ट को जो चिंता की विषय थी, जो कंसर्न था वो क्या था, रेडियो एक्टिविटी था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं? अब यहाँ तक हमने इस बात को समझ लिया है और ये आप जो क्वेश्चन है ये आपका डीबीटी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये लेक्चर हमने क्यों पढ़ा उसके पीछे एक कारण था। तो यहाँ पे जो इन्होंने डीबीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वुड बी द बेस्ट एसे टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई ए स्मॉल एंड लो एबंडेंट पेप्टाइड इन द बायोलॉजिकल सैंपल। समझ रहे हैं? तो स्मॉल भी है, बहुत कम अमाउंट में है, तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने आपको एक हिंट दे दिया है कि बहुत ही कम अमाउंट में है, यानी कि मान लीजिए कि नैनोग्राम में है, तो आप कौन-सी टेक्निक यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे इस पूरे चार्ट में अगर आप देखेंगे तो नैनोग्राम और पिकोग्राम की ही बात की गई थी, ठीक है? ये देख लीजिए आपको जो ये कर्व दिया गया है, ये नैनोग्राम में दिया गया है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप रेडियो इम्यूनो एसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिया बोलते हैं, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका इम्यूनोब्लॉट होता है, इम्यूनोडिफ्यूजन होता है, लॉरी एसे जो होता है ये आपके प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए होता है। तो हालाँकि बहुत सारे बच्चे लॉरी में भी टिक कर सकते थे, बट चूँकि लो अबंडेंट पेप्टाइड यानी कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है घुमा के अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से टेक्निक की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है, तब भी आप क्या आंसर करेंगे? रिया को करेंगे, ठीक है? अगर यही सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें थी जिसको आज हमने बहुत ही शॉर्ट में समझ लिया है। आशा है कि इसको समझने में भी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। आज हमने एक पार्ट को समझ लिया है। समय कम है, कार्य ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपको वेरियस चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें यहाँ पे खत्म कर दी जाएँगी आपकी समय रहते हुए। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए, कोई भी आपको समस्या होती है तो आप हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल को जॉइन करिए, वहाँ पे अपनी बात रखिए, अपनी प्रतिक्रिया रखिए, वहाँ पे हम भी अपनी बात रखेंगे, ठीक है? तो मिल के हम इस लक्ष्य जे डीबीटी जेआरएफ 2023 के सफ़र को आसान बनाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी